Hello guys, so welcome back. Today we will starting our lecture 2 properties of metal. Okay guys, पिछले वाले लेक्चर में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी. पहली मिस्टेक गाइज, मैंने आपको डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई, ये मैंने शायद आपको वाई डायरेक्शन बता दी, बट दिस इज जेड डायरेक्शन. ओके, एंड व्हाट इज एक्स डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन इज दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन एंड अपर डायरेक्शन इज वाई डायरेक्शन. सो एक बार देख लीजिएगा, मैंने उल्टा बोल दिया. वाई की जगह मैंने आपको बता दिया जेड डायरेक्शन. ओके, एंड और कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि सर मैं फोर्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर. बात जब स्ट्रेस की चल रही तो फोर्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, बताता हूँ गाइज. उसके बारे में बताता हूँ. एंड वन मोर डाउट इज़ अबाउट मूवमेंट. ओके, मूवमेंट की डायरेक्शन गाइज, मैंने आपको ये बताया था. यहाँ से अगर आपको पता नहीं लगता मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो जिस भी डायरेक्शन में आपको ये डैश इस तरह का दिखता है, वहाँ से एक टेंजेंट खींचिए. ठीक है, नाउ यू कैन क्लासिफाइड दिस एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी थी यहाँ पर कि यार मूवमेंट गोल गोल घूमता है हमेशा, या तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. बट जस्ट ये आपके ऊपर है कि आप यार उसको किस तरह से नाम देते हो इसको. ठीक है, किस तरह से नाम देते हो. ये कुछ एक्सिस जा रही होगी, मान लीजिए जेड एक्सिस है, या तो यू घूमेगा या फिर यू घूमेगा मूवमेंट के अंदर. ठीक है, ये आपके ऊपर है. ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया. और दूसरा एक और डाउट बच्चों का ये था कि, चलिए बताता हूँ गाइज. देखो, ज़्यादातर लोग अभी भी पता नहीं कर पा रहे कि भाई फोर्स और स्ट्रेस में क्या अंतर है. फोर्स और स्ट्रेस में क्या अंतर है. ठीक है, स्ट्रेस एंड फोर्स में. ठीक है गाइज, देखो यार, ये दोनों सेम भी है और बहुत हद तक अलग भी है. ठीक है, ये सेम भी है, बहुत हद तक अलग भी है. ठीक है, जब आप फोर्स की बात करते हो, अच्छा यार आपने एक चीज़ और सुनी होगी, एक प्रेशर और होता है. ठीक है, प्रेशर और एक और चीज़ होती है प्रेशर. ठीक है, स्ट्रेस में, फोर्स में और प्रेशर में क्या अंतर है गाइस. ठीक है, सबसे पहले आपको फोर्स तो पता ही है आपको. ठीक है, फोर्स भी दो तरह के होते हैं, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स. इंटरनल फोर्स बॉडी लगाती है, एक्सटर्नल फोर्स अपन लगाते हैं. ठीक है, व्हाट इज प्रेशर गाइस? जो प्रेशर होता है ना, उसमें ये है कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया, देन इट इज कॉल्ड प्रेशर. क्या? एक्सटर्नल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर. क्योंकि अपन को पता है कि फोर्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स. दैट्स वाई आपने 11th-12th में प्रेशर निकाला था. ओके, एंड अच्छा ये भी टेंसर क्वांटिटी है, रिमेंबर दिस इज ऑल्सो टेंसर क्वांटिटी. ठीक है, आपको इसमें भी प्लेन पता होना चाहिए. ठीक है, आपने जस्ट वो तो आपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे होंगे, तो इस चक्कर से आपको पता लग गया होगा कि हाँ भाई, मतलब उसमें डायरेक्शन का इस्तेमाल, प्लेन का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ नहीं. ठीक है, एंड स्ट्रेस गाइस, जो स्ट्रेस होता है वो होता है इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया फोर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल. एक्सटर्नल फोर्स जो अपन लगाते हैं, इंटरनल फोर्स जो बॉडी लगाती है, रेजिस्टेंस देती है स्ट्रेन के अगेंस्ट. ठीक है, तो इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ प्लेन, जिस प्लेन में वो लग रहा होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रेस. तो अंतर समझ में आएगा इस प्रेशर और स्ट्रेस के अंदर. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, एक है एक्शन फ्रेम में, दूसरी है रिएक्शन फ्रेम में. ठीक है, बाकी अपन इसको अभी डिटेल में और पढ़ेंगे. अच्छा गाइज, एक और चीज़ बताता हूँ गाइज. इफ़ यू आर डीलिंग इन फोर्स, इंटरनल फोर्स, ठीक है, तो इंटरनल फोर्स जो इफेक्ट जनरेट करेगा, सेम इफेक्ट स्ट्रेस जनरेट करता है. ठीक है, सेम इफेक्ट स्ट्रेस जनरेट करता है. ठीक है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है. बस अंतर ये है, ये आप वेक्टर के अंदर डील कर रहे हो और इसको आप टेंसर के अंदर डील कर रहे हो. ठीक है, मतलब इसमें विद रिस्पेक्ट टू प्लेन और चेक कर रहे हो, ये चीज़ ऐड हो जाती है. बस इसमें आप डायरेक्शन ही चेक कर रहे हो, बस प्लेन से आपको कोई लेना देना नहीं है, बाकी दोनों का इफेक्ट सेम ही है. ठीक है, तो ठीक है गाइज, नाउ अभी तो हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रेस को, तो यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन. ओके, तो अब आते हैं अपन स्ट्रेन पे आज. अच्छा, एक और शिकायत आई थी कि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है गाइज. आज मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा ढंग से लिखूँ,
स्पीड गाइज मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो मैं अवेलेबल करा दूंगा, तो नोट्स ना लिखें, केवल समझने के हिसाब से आप समझें बस इसको, ठीक है। वो अवेलेबल हो जाएगी आपके पास पूरी, बाकी आप पीडीएफ लीजिए और समझिए यहाँ पर केवल कि जो चल रहा है आप बस बैठ के एक बार समझिए। पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, और आपको बस केवल उसमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो गाइज स्ट्रेन आपको पता ही है, स्ट्रेन क्या स्ट्रेन क्या होता है गाइज। जब आप कोई प्रेशर लगाते हो ना, देखो तो आप समझ जाओगे क्या कह रहा हूँ मैं। प्रेशर मतलब एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। जब आप किसी बॉडी पे प्रेशर लगाते हो, ठीक है, तो बॉडी पे क्या होता है, डिफॉर्म होना चाहती है बॉडी, डिफॉर्म होना चाहती है। देखो गाइस, डिफॉर्मेशन मैं आपको पता है वेक्टर टर्म है। अगर मैं फोर्स लगाता, एक्सटर्नल फोर्स, और फिर मैं बोलता कि बॉडी डिफॉर्म होना चाहती है, क्योंकि ये भी वेक्टर टर्म है और फोर्स भी वेक्टर टर्म। बट आप प्रेशर की बात करें तो गाइस प्रेशर है टेंसर टर्म, तो इफेक्ट भी इसका टेंसर में ही आएगा। ओके, हम इसके इफेक्ट को भी टेंसर के अंदर डील करेंगे। तो जब आप प्रेशर लगाते हो तो डिफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे गाइस, इसको अपन बोलेंगे स्ट्रेन। तो बॉडी क्या होना चाहती है, स्ट्रेन। कुछ ही नहीं, बस एक प्लेन और जोड़ दो विद रिस्पेक्ट टू सम प्लेन। आपने डायरेक्शन देखी, एक प्लेन के रेस्पेक्ट में और चेक कर लो इसको, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। ये जो डिफॉर्मेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इज नॉन एज स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं अगर डेफिनेशन देना चाहूँ स्ट्रेन की डेफिनेशन में ये देना चाहता हूँ कि डिफॉर्मेशन व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी गेट्स डिफॉर्म, दिस डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इज नॉन एज टेंसर, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन सही है ना राइटिंग, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, ओके, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है गाइस। अच्छा, अब हम आगे पढ़ेंगे गाइस, जो स्ट्रेन है ये भी दो तरह के होते हैं। स्ट्रेन में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, भी बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। एक तो हो गया आपका मैकेनिकल स्ट्रेन, ठीक है, दूसरा हो गया आपका थर्मल स्ट्रेन। मैकेनिकल एंड थर्मल स्ट्रेन, ये दो तरह के स्ट्रेन हो गए गाइस, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। बस अभी जस्ट इतना याद रखिए कि स्ट्रेन है, ठीक है, ये कुछ स्ट्रेन है, ठीक है, ठीक है गाइस। आप स्ट्रेन को आपने देखा होगा। एक और चीज़ बताता हूँ, किसी बार के ऊपर, यार इसको अपन और भी तरह से तोड़ सकते हैं स्ट्रेन को, ठीक है, ठीक है। तो आपने एक और सुना होगा नॉमिनल स्ट्रेन, ठीक है। ये भी टाइप्स मतलब इसी में आ जाते हैं सारे, मैकेनिकल के टाइप से, ठीक है। टाइप्स क्या, ये सब थर्मल में भी आ सकते हैं और मैकेनिकल में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो गाइस, सो अज्यूम दिस इज अ बार, ओके, ये एक स्ट्रेट बार है। सो अगर इस पे इस तरह से फोर्स लगते हैं, मतलब कोई पी फोर्स लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है। कहीं इस पे देखो नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इसका डिफॉर्मेशन किस तरह से होगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल फोर्स में भी आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो, कौन से दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। ये लग रहे हैं भाई साहब, आपके लग रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, ये कंप्रेसिव फोर्स। अगर इसके डायरेक्शन में चेंज कर दूँ, अपोजिट कर दूँ, देन इट इज कॉल्ड एज टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो ये कुछ यार, अगर ये डिफॉर्म होना चाहेगा तो देखिए यहाँ से तो कुछ बढ़ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, यू कैन अज्यूम, आँख बंद करके एक बार आप सोचिए, इस तरह साइड से बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ ए डैश हो जाएगा, पहले ए था, कुछ एरिया ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने, अगर ये जो इस तरह से, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, मान लीजिए डेल्टा बाय टू, और यहाँ से भी डेल्टा बाय टू डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक प्लेन अपन को एज्यूम करना पड़ेगा, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला जो प्लेन है ना, ये एज्यूम कर लीजिए। इस प्लेन से किस तरह का डिफॉर्मेशन हुआ, लीनियर डिफॉर्मेशन डेल्टा बाय टू का, ठीक है। प्लेन एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी गाइस, ठीक है। तो नाउ यू कैन से दैट व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन इज change in length, longitude,
अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला। अब ये मान लीजिए पहले एल थी इसकी लेंथ, ठीक है, तो चेंज कितना हो जाएगा लेंथ के अंदर? लेंथ के अंदर चेंज कितना हो जाएगा? डेल्टा, डेल्टा बाय 2 प्लस डेल्टा बाय 2, टोटल डेल्टा अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी? एल। सो दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, एक और चीज़ बताइए गाइस, क्या स्ट्रेन की कोई यूनिट होगी? क्या स्ट्रेन की कोई यूनिट होगी? नहीं, स्ट्रेन हैज नो यूनिट। ठीक है गाइस, स्ट्रेन हैज नो यूनिट। अच्छा गाइस, अभी मैंने आपको बताया एक और चीज़, अगर अब देखिए लेंथ जो है आपकी, अब आप लेंथ कौन सी लोगे यार? लेंथ लेंथ छोड़िए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आइए, देखिए ये लेंथ, ठीक है, पहले अगर ये एल लेंथ थी, पहले ये अगर एल लेंथ थी और बाद में ये बन गई आपकी, ये एल ओरिजिनल मान लेते हैं और इसको एल एक्चुअल मान लेते हैं, बाद में एल बन गई, तो यार जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालोगे तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने चेंज इन लेंथ अपॉन एल, ये जो एल है ये कौन सी ली? एल नॉट ली है या फिर एल एक्चुअल ली है? ठीक है, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, अगर आप चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लेते हो, एल नॉट, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ लेते हो, देन इट इज कॉल्ड नॉमिनल स्ट्रेन। नॉमिनल स्ट्रेन गाइस, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है ईएस के अंदर, ठीक है, नॉमिनल स्ट्रेन अगर आप ओरिजिनल लेंथ लेते हो, ठीक है, और वहीं अगर आप एक्चुअल लेंथ जो कि बाद में डिफॉर्म हो चुकी, बाद में जो डिफॉर्म हुई है, छोटी हुई ना जो लेंथ, उसको अपन एक्चुअल लेंथ बोलेंगे क्योंकि वही एक्चुअल लेंथ है इसकी, अगर वो यूज करते हो देन इट इज कॉल्ड एक्चुअल स्ट्रेन। एक्चुअल स्ट्रेन, और इसी एक्चुअल स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं? ट्रू स्ट्रेन, क्योंकि यार ओरिजिनली तो इसकी लेंथ एल ए रह गई, अब तो इसको अपन ट्रू लेंथ ही बोलेंगे, ठीक है, ये रिमेंबर, मतलब ये गाइज यू मस्ट रिमेंबर दिस, ओके, छोटी सी चीज़ है बट अच्छा। नॉमिनल स्ट्रेन को और क्या बोल सकते हैं अपन? इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इंजीनियर्स स्ट्रेन, ठीक है गाइज। तो अपन ये काम करते हैं, अपन सोम के अंदर इसको यूज़ लेते हैं, ठीक है, ओरिजिनल, ना कि एक्चुअल को। एक्चुअल मतलब, फिर से मैं कह रहा हूँ, एक्चुअल मतलब जो डिफॉर्म होने के बाद रह गई, एक्चुअली जो बच गई लेंथ, बट वी विल ओरिजिनल टेक ओरिजिनल लेंथ, जो शुरू शुरू में जो हुआ करती थी इसकी लेंथ, इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि इंजीनियर्स और नॉर्मल। अच्छा गाइस, थोड़ा सा कंपैरिजन और कर लेते हैं, मान लीजिए, अच्छा मुझे बताइए कि कौन सा स्ट्रेन ज़्यादा निकल के आएगा, एक्चुअल या फिर इंजीनियर्स? एक्चुअल या इंजीनियर्स? बताइए। दिस इज एल नॉट और आफ्टर दिस इट विल बिकम्स एल ए एक्चुअल, ओके। तो मुझे बताइए कौन सा स्ट्रेन ज़्यादा निकल के आएगा? डेल्टा अपॉन एल नॉट, कहने का मतलब इंजीनियर्स स्ट्रेन, या फिर एक्चुअल स्ट्रेन डेल्टा अपॉन एल ए? ठीक है गाइस, बताइए क्या एल नॉट ज़्यादा है एल ए से, एक्चुअल से? यस। तो इफ़ यू यूज़ एल नॉट देन योर इंजीनियर्स strain will be less, okay, you have calculated engineer's strain will be less, okay, and so we can say that you must remember our actual strain is always greater than engineer strain, okay, you must remember this, okay guys। so यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन, इंट्रोडक्शन। गाइस यहाँ पर एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है अपना, यह है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ओके। क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ओके गाइस। सो गाइस
जब आप एक स्टील रॉड लेते हो, ठीक है, एक स्टील रॉड लेते हो, उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करते हो, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करते हो अंडर टेंसाइल फोर्स, ओके, देन यू विल गेट अ ग्राफ between what, between stress and strain. Okay guys, this is our y axis and this is our x axis. ठीक है गाइज, आपको नॉर्मली पता होगा जब हम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम y = fx लिखते हैं, ठीक है, ओके, y अपन को आउट करना होता है, पता करना, फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, तो y अपन को स्ट्रेस फाइंड आउट करना होता है, इसलिए अपन स्ट्रेस को y एक्सिस पे लेते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। और स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेन है ये अपन अपनी मर्जी से दे सकते हैं कि कितना स्ट्रेन देना है इसमें, ठीक है। स्ट्रेस फिर अपन उसको कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेन की मदद से, स्ट्रेस, ओके। जब आप किसी बार को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में लगाओगे अंडर टेंसाइल फोर्स, इट विल गिव्स द कर्व लाइक दिस, straight line, okay, then this is, it look like this, okay, and this is failure, okay guys, up to this point, from origin to A, our graph follows the straight line, okay, and the next point is B, here somewhere B, here is C point, C dash, okay, upper yield point, and this is C point, D point, and this is finally our F point. Guys, we have named the points. Our A point is called proportionality limit, okay. Up to the A point our graph follows the proportionality limit, okay, and it is elastic in nature, always elastic, material will always be in elastic deformation, okay. What is the meaning of elastic? Elastic का मतलब क्या है कि अगर आप आपकी बार को डिफॉर्म करते हो, ठीक है, और जैसे ही आप फोर्स हटाते हो उस पर, तो आपकी जो बार है वापस आपकी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो लास्ट प्रोपोर्शनल लिमिट है अप टू बी पॉइंट, ओके गाइस, अप टू बी पॉइंट तक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तो है, बट लीनियर प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, ठीक है। तो ए पे क्या है आपका, लीनियर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट फॉलो करता है, प्रोपोर्शनलिटी तो अब भी है बी पॉइंट तक, बट नॉट लीनियर, क्या इलास्टिक होगा, एब्सोल्युटली इलास्टिक होगा यहाँ पर भी, ओके। एट पॉइंट सी, ओके, एट पॉइंट सी गाइस, सी पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, okay. Actually we have two yield points, okay, upper yield point and lower yield point, but ignore this, okay, you use only one yield point, okay, C dash yield point मतलब कि अब इसके आगे ना तो अपना ग्राफ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट फॉलो कर रहा है, ना ही ये इलास्टिक है, अब इसमें प्लास्टिसिटी इंड्यूस हो चुकी है, और नॉन लीनियर है यहाँ से, ठीक है, यू कैन सी, ओके। देन अप टू D point, this point is called upper ultimate stress point, okay. This you can see this ultimate stress point, okay. और यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा मेटल फेल हो चुका है, एंड फ्रैक्चर पॉइंट, फाइनली विल गेट द फ्रैक्चर पॉइंट, दिस ई और एफ पॉइंट और ई पॉइंट, वट एवर यू वांट टू से, जो आपका ई पॉइंट है ये फ्रैक्चर पॉइंट कहलाता है, ओके, फ्रैक्चर पॉइंट। गाइस, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो ग्राफ आपने कई बार पढ़ा होगा, पर इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है।
ये जो रीजन है गाइस, ये जो रीजन है सी से लेकर ये डी तक, ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं हम स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। और ये याद रखिए, आपने टर्म बहुत बार सुनी होगी स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है, ठीक है। मैं सिर्फ ये ग्राफ आपको स्ट्रेन हार्डनिंग के लिए ही पढ़ाया, बाकी इसका इतना कोई यूज़ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूँ, बट आपको समझाने के लिए ये जो स्ट्रेन हार्डनिंग है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो गाइस क्या होगा, ये क्या इलास्टिक रीजन है प्लास्टिक रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्लास्टिक। कहने का मतलब अगर अपना पॉइंट सी क्रॉस कर जाता है देन इट विल इन प्लास्टिक इन नेचर, इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशंस इंड्यूस हो चुके होंगे। मतलब कहने का मतलब जो बार है डिफॉर्म्ड मिलेगी अपन को, जैसे अपन फोर्स हटाते हैं वो पहले की तरह अपनी वो नहीं ले पाएगी शेप एंड साइज, ठीक है। सो तो प्लास्टिक स्टेज के अंदर, ठीक है, ये सम यू कैन सी देख, यू कैन सी इट follows some proportional, look like मतलब linearly proportional relation, okay, is between stress and strain, you can see this, ठीक है। तो proportionality, it follows proportionality relation, ठीक है गाइस। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लीनियर ही प्रोपोर्शनल हो, 2 डिग्री भी हो सकती है, 3 डिग्री भी हो सकती है, ठीक है, बट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट फॉलो करती है। देखो आप खुद देखो, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन बढ़ रहा है, जितना स्ट्रेन बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेस बढ़ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल तो है, अब ये नहीं कह सकते कि इसमें लीनियर है कि क्या है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये दो चीज़, ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी प्लास्टिक रीजन के अंदर अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आती है तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। और ये कब चालू होता है स्टील के अंदर, जब स्टील अपना ईल्ड कर जाता है, आफ्टर ईल्डिंग। तो ये 3 पॉइंट याद रखिए, ईल्डिंग, आफ्टर ईल्डिंग, ठीक है। आफ्टर ईल्डिंग के बाद वो प्लास्टिक स्टेज में पहुंच जाएगा, और प्लास्टिक स्टेज में पहुंचने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है जब इसमें लास्ट अपना जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली अपना जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओके, नॉट लीनियरली, मे बी 2 डिग्री 3 डिग्री पर प्रोपोर्शनल रहता है, ओके ओके गाइस। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ओके गाइस। नाउ अब देखिए आप गाइस, इसको आप एज्यूम कीजिए कि ये बार थी, आपने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में डाला, ठीक है, आपने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में डाला, यहाँ पर लगाया आपने टेंशन फोर्स, यहाँ पर भी लगाया आपने टेंशन फोर्स, ओरिजिनली ये थी L0, ठीक है। आपको क्या लगता है यार, ये चेंज होके किस शेप में आ जाएगी गाइज, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये टेंशन के अंदर इस तरह से डिफॉर्म होगा, ठीक है, लंबी हो जाएगी इसकी लेंथ, खींचने पर लंबा ही होगा यार, ठीक है। अच्छा, लंबा हो जाएगा ये लेंथ, इसको मैं इधर बनाता हूँ, इधर बनाता हूँ, सॉरी यार, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी बाकी और है मेरी पैंट पे। ये देखिए गाइस, इस तरह से। अच्छा, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये सिकुड़ जाएगा कि बढ़ेगा गाइस, ये सिकुड़ जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है, ये बढ़ जाएगा और ये कुछ इस तरह से सिकुड़ जाएगा, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको तो मिटाइए, ये कुछ इस तरह से सिकुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से सिकुड़ गया। अच्छा गाइस, यहाँ पर अगर ओरिजिनल एरिया A0 AO ओरिजिनल, और यहाँ पर आफ्टर टेंसाइल टेस्ट इसकी लेंथ हो चुकी है L डैश, एक्चुअल लिखने पर कंफ्यूजन हो जाए तो L डैश मान लीजिए, एक्चुअल है ये, एक्चुअल लेंथ अब हो चुकी है इसकी एक्चुअली L डैश, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिकुड़ के हो चुका है A एक्चुअल, ओके गाइस, A एक्चुअल हो चुका है। तो गाइस ओके गाइस, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर तो आपका होता है स्ट्रेस और यहाँ पर आपका हो जाएगा स्ट्रेन। गाइस, जब आप एक्चुअल के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं देन आपका निकल के आता है एक्चुअल कुछ ज़्यादा। ठीक है, इसमें इस तरह से निकल के आएगा ग्राफ। ये हो गया आपका एक्चुअल ग्राफ। ठीक है, और अगर आप इंजीनियर्स स्ट्रेन मतलब एल नोट और ए नोट यूज़ करके ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कुछ यहाँ तक तो सेम रहेगा, पर गाइस ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा। ये क्या है आपका इंजीनियर्स स्ट्रेन के साथ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में गाइस ये रिलेशन होता है। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप ये ध्यान रखिए कि जब टेंशन की बात आती है, ठीक है, ये किस में हम कर रहे हैं अभी, जब टेंशन टेस्ट करते हैं तब, ठीक है, तो हमारा एक्चुअल का जो ग्राफ है वो ज़्यादा निकल के आता है और इंजीनियर्स ग्राफ कम निकल के आता है। आप बाय हार्ट इसको याद ही कर लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। वैसे इतना कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ जाओगे। ठीक है, बट आप ये चीज़ नोट कर लीजिए या फिर याद ही कर लीजिए कि टेंशन के अंदर अपना एक्चुअल ग्राफ ज़्यादा निकल के आता है। वहीं अगर आप कंप्रेशन की बात करते हैं, कंप्रेशन के अंदर, ठीक है गाइस, तो कंप्रेशन के अंदर यहाँ पर सिग्मा स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ किस तरह का निकल के आएगा कंप्रेशन के अंदर। ये कुछ ये हो गया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रेड पेन से हमने दिखाया इसमें एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल, और ब्लैक पेन से हम दिखाते हैं। ये हो गया आपका इंजीनियर्स ग्राफ। ठीक है गाइस, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कंप्रेशन के अंदर इसको कंपेयर करें देन हमारा एक्चुअल कम निकल के आता है। स्ट्रेस जो है हमारा कम निकल के आता है सेम स्ट्रेन के लिए। और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा ए इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट मतलब ओरिजिनल माइनस 1 माइनस ओरिजिनल स्ट्रेन। ठीक है, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको इसका रीज़न कि स्ट्रेस कम और ज़्यादा कैसे निकल के आता है। गाइस एक बार और बता देता हूँ यार, देखो अभी तक हमने पढ़ा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं आपको। तो स्ट्रेस होता है आपका इलास्टिसिटी कांस्टेंट पे, कहने का मतलब, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल्स टू स्ट्रेन। सिग्मा को क्या लिख सकते हो आप, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो अगर आप टेंशन टेस्ट लगाते हो तो आपका एरिया हो जाता है कम, तो आपका स्ट्रेन निकल के आता है ज़्यादा, और जब स्ट्रेन निकल के आएगा ज़्यादा तो स्ट्रेस निकल के आएगा ज़्यादा। वहीं अगर आप कंप्रेशन लगाते हो, अगर आप टेंशन लगाते हो तो आपका स्ट्रेन हो जाएगा, आप कंप्रेशन लगाते हो तो आपका जो एरिया हो जाता है वो हो जाता है ज़्यादा। ये ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेन निकल के आएगा आपका कम, और जब स्ट्रेन कम निकल के आएगा तो आपका ये भी कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप इससे भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इससे भी रिलेट कर सकते हो। नहीं तो आपको बस ये याद रखना है कि टेंशन टेस्ट के अंदर आपका एक्चुअल स्ट्रेन ज़्यादा निकल के आएगा। सिर्फ इतना रिमेंबर रखिए, हो जाएगा काम, अपना काम चल जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। बाकी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, तो गाइस आज हमने सबसे पहले स्ट्रेन की डेफिनेशन देखी। ठीक है, मैंने बताया मैकेनिकल स्ट्रेन होता है और थर्मल स्ट्रेन होता है, थर्मल स्ट्रेन। इसके अलावा हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का थोड़ा सा देखा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। गाइस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों तरह का हो सकता है, थर्मल भी और मैकेनिकल भी। ठीक है, ये दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है, थर्मल मतलब टेम्परेचर की वजह से, मैकेनिकल मतलब बाय फिजिकल मतलब फिजिकली इसको फोर्स लगाएं तब जो स्ट्रेन जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द एक्सिस, याद रखिए, मान लीजिए बार है, ये इसकी एक्सिस है, तो अगर आप इस पर फोर्स लगाते हो, ठीक है, अलोंग द एक्सिस, देन जो डिफॉर्मेशन होंगे, ठीक है, ये मान लीजिए डेल्टा विद रेस्पेक्ट टू प्लेन। ओके, ये मान लीजिए एल नॉट, देन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है,
और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में दोनों तरह के फोर्सेस लग सकते हैं, कंप्रेशन एंड टेंशन। ठीक है, कंप्रेशन लगेगा तो बार हो जाएगी आपकी छोटी, और टेंशन लगेगा तो बार हो जाएगी आपकी बड़ी। तो ये चीज़ देखिए। उसके बाद गाइस हमने इस पर डिस्कस करा थोड़ा सा, तीसरी चीज़ हमने डिस्कस करी इसमें, इंजीनियर्स स्ट्रेन। सिंपल सी चीज़ आपको ये याद रखनी है, इंजीनियर्स स्ट्रेन में कौन सा ओरिजिनल लेंथ होती है यूज़, ओरिजिनल या फिर इनिशियल, आपको कैसे भी करके ये याद रखना है, इनिशियल, है ना। और एरिया कौन सा यूज़ होगा इसमें, ए नॉट, ओरिजिनल या फिर इनिशियल, कैसे भी करके याद रखो। और फिर हमने देखा इसमें एक्चुअल स्ट्रेन। ठीक है, इसमें जो एल एक्चुअल यूज़ होता है इसको बोलते हैं हम आफ्टर डिफॉर्मेशन। आफ्टर डिफॉर्मेशन जो एरिया होता है, लेंथ होती है वो छोटी या बड़ी जो लेंथ हो जाती है, एक्चुअल लेंथ जो ओरिजिनल थी, जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो या तो वो छोटी होगी, या तो देखो यहाँ पर ये छोटी हो जाएगी, और टेंशन लगाओगे तो ये बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल लेंथ अब क्या हो गई उसकी, इनिशियल, और इसको मैं बोलता हूँ फाइनल। कैसे भी करके आपको याद रखना ही है, फाइनल लेंथ, और एरिया भी फाइनल, छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है, फाइनल। ठीक है, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल स्ट्रेन और इंजीनियर स्ट्रेन। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने माइल्ड स्टील कर्व देखा स्ट्रेस स्ट्रेन का, चौथा माइल्ड स्टील कर्व देखा। इसमें एक चीज़ याद करने की थी, आपको समझने की थी, व्हाट इज स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, ये आपको याद करने वाला मतलब एक पॉइंट था। फिर पांचवी चीज़ हमने कंपैरिजन करा कि अगर हम इंजीनियर्स स्ट्रेन यूज़ करते हैं या फिर एक्चुअल स्ट्रेन यूज़ करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ कैसी आती है स्ट्रेस की वैल्यूज़ कैसे आती है। तो हमने कंपैरिजन करा विथ ग्राफ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है, जब हम टेंशन के अंदर टेस्ट करते हैं, टेंशन में, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा आती है गाइस, टेंशन के अंदर हमेशा एक्चुअल ज़्यादा आता है। इंजीनियर्स कहने का मतलब फाइनल वैल्यूज़ ज़्यादा आएंगी इनिशियल। ठीक है, ये याद कर लो यार, नहीं आ रहा समझ में, याद कर लो ये वाला, वैसे कोई इतना हार्ड है नहीं, बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ठीक है, दूसरा जब अगर हम कंप्रेशन करते हैं उस बार पे, कंप्रेस करते हैं उस बार को, देन हमारा इंजीनियर्स ज़्यादा निकल के आता है, इंजीनियर्स स्ट्रेस ज़्यादा निकल के आएगा एक्चुअल से। ठीक है, इंजीनियर्स मतलब ओरिजिनल, इनिशियल या फिर इनिशियल, और इसको एक्चुअल को मतलब फाइनल वैल्यू, मतलब जो फाइनल स्ट्रेन जो था, एक्चुअल जो भी होता है, ये सब ज़्यादा निकल जाएगा। तो ये कंपैरिजन हमने देखा। ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं गाइस। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके छोटे छोटे, और जब आप देखोगे आपको मज़ा आएगा क्वेश्चंस करने में, आप आराम से कर लोगे गाइस। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच।